29 जनवरी 2026 को भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने दो मामले थे और दोनों ही मामलों में हुजूर ने कुछ ऐसा एक्शन लिया या ऐसा बोल दिया कि इतिहास बन गया। और ऐसा इतिहास बन गया कि लगातार चीफ जस्टिस सूर्यकांत की मानसिकता और विचारधारा को लेकर प्रश्न हो रहे हैं। कोई इनकी जाति पर चर्चा कर रहा है, कोई इनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के पुराने और गंभीर बड़े मुद्दों की बात कर रहा है, कोई हुजूर की पसंदीदा भाजपाई हलवा पूड़ी की चर्चा कर रहा है, तो कोई इन्हें गरीब विरोधी करार दे रहा है और कोई इनकी वो तस्वीरें भी दिखा रहा है जो हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था। इस तरह की तस्वीरें, एक मामला था यूजीसी वाला और दूसरा घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन देने का। ट्रेड यूनियन के केस में हुजूर ने ऐसे टिप्पणी की कि सच में इतिहास बन गया। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दिया, मगर जिस तरह की कार्रवाई हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से जो किया गया, जो नहीं किया गया, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो तर्क दिए गए और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो किया, वो सब अपने आप में ऐतिहासिक था। खासकर मोदी सत्ता ने और चीफ जस्टिस ने जो किया या कहा या फिर नहीं कहा, नहीं किया, वो तो कभी होता ही नहीं है। इसलिए इस मामले पर आज हम एकदम देसी भाषा में चर्चा करेंगे। वही जो दूसरा केस है ट्रेड यूनियन वाला, यानी न्यूनतम वेतन वाला, उस पर तो हुजूर वो बोल गए जिसकी जरूरत भी नहीं थी। यानी वो बोलना सीधे सीधे देश के धन्ना सेठों और सत्ता के फायदे का है। कैसे है उसे भी देखेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं सेठ और सत्ता का फायदा यानी आम जनमानस और गरीबों का नुकसान। यानी कुल मिलाकर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री बनाया है, हिस्ट्री। और उस हिस्ट्री में क्या क्या है उसे एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए। आपको नजर आएगा कि अब तक चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बारे में, इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में हमने जो जो चीजें आपको दिखाया था, जो एनालिसिस किया, वो टू द पॉइंट निकल के आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है, उन पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को बनाया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, पिछले दिनों इसने शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव से संबंधित समानता नियम बनाए, यानी जिससे जाति भेदभाव को रोका जा सके। जैसे ही ये बात बाहर आई, पूरे देश में खासकर हिंदी बेल्ट में बवाल मच गया। जिन जाति विशेष के लोग अब तक प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान कहते थे, विष्णु का 10वां अवतार कहते थे, उन्हीं लोगों ने चप्पलें निकाल के, जूता निकाल के मोदी साहब के पोस्टरों पर मारना शुरू कर दिया, बीजेपी के झंडों को जलाना शुरू कर दिया और तो और मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। ध्यान रखिएगा, ये वही नारा है जो पिछले दिनों जेएनयू में लगा, मगर जब वहां लगा तो पुलिस का एक्शन हो गया, मगर जब बड़े स्तर पर कुछ जाति विशेष के लोगों ने लगाया तो कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी अमृतकाल में पुलिसिया एक्शन नारा देखकर नहीं लगता है, बल्कि नारा लगाने वाला कौन है ये देखकर होता है। तथाकथित अगली जाति के लोगों ने सड़कों पर खुलकर बीजेपी और उसके नेताओं का विरोध करना शुरू किया, चिल्लाने लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर, और इस तरह तरह की गालियां, आलोचना ये सब शुरू हो गई। तो बात जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाँ हमको पता है कि बाहर क्या चल रहा है इस मामले पर, ध्यान रखिएगा। अब याद करिए कुछ महीने पुराना मामला, जब वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, तो यही चीफ जस्टिस और यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं। यानी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश में तहलका मचाया, पक्ष विपक्ष सबने देखा, किसी ने सराहा, किसी ने आलोचना की, पूरा का पूरा सोशल मीडिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भरा पड़ा था। वोट चोरी का मामला कितना गंभीर बना उसके बारे में चीफ जस्टिस को मालूम नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को कोई जानकारी नहीं थी, मगर यूजीसी के मामले में हुजूर को सब कुछ पता था कि बाहर सड़कों पर क्या हो रहा है। बहरहाल उस दौरान हमने कहा भी था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग किसी और दुनिया में रहते हैं। बेशक वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो, मगर आज के जमाने में सोशल मीडिया देखते ना हो ये तो नहीं हो सकता, टीवी अखबार न देखते हो ये भी नहीं हो सकता, कुछ तो देखते होंगे देश दुनिया के बारे में जानने के लिए। खूब आलोचना हुई, हो सकता है उसी के बाद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरह का संसाधन देखना शुरू कर दिए हो जिससे उनको सूचना मिलती हो और पता चला हो कि देश भर में जनरल कैटेगरी के लोग यूजीसी नियमों के खिलाफ बवाल काट रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। 29 तारीख को जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा अधिसूचित नियमों को स्थगित कर दिया और साथ में यह भी कहा कि अगर हम अभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम हो जाएंगे, समाज में विभाजन हो जाएगा और गंभीर
प्रभाव हो सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को समाज के विभाजन की बहुत चिंता हो गई और यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी गई। अच्छी बात है, चिंता होनी भी चाहिए। अब आगे इस मामले पर बात करने से पहले कुछ सवाल हैं, और सवाल ये है कि यही सुप्रीम कोर्ट और यही चीफ जस्टिस एसआईआर के मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। 4-5 महीने गुजर गए, अब तक खाली सवाल पर सवाल निकलते जा रहे हैं, जवाब नहीं मिलता। चुनाव आयोग झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है, यहां तक कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट को ही टोपी पहना रहा है। एक नई रिपोर्ट आई है, अन्य वीडियो में उसको भी दिखाएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के साथ कथित फ्रॉड कर रहा है देश का चुनाव आयोग, झूठ बोल रहा है। मगर हुजूर ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया। यहां तो किसी जाति धर्म का मसला भी नहीं था, लोगों की नागरिकता की बात है, लोगों की परेशानियों की बात है, सबसे महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार की बात है, पूरे मुल्क के नागरिक अधिकारों की बात है। मगर चीफ जस्टिस सूर्यकांत को यहां देश में विभाजन नजर नहीं आया, देश की जनता के अधिकार खतरे में नजर नहीं आए। भाजपाई नेता दिन रात नफरत की उल्टियां करते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारत की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए और गंभीर कैटेगरी में हमें रखा जा रहा है। नफरती बुलडोजर चुन चुनकर अल्पसंख्यकों और गरीबों को निशाना बनाता है। तब देश की किसी अदालत को विभाजन और गंभीर प्रभाव नजर क्यों नहीं आता? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर पर रोक लगाए जाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। और तो और ये रोक भी सिर्फ नौटंकी नजर आती है, क्योंकि उस फैसले से पहले चलाए गए बुलडोजरों का क्या होगा? जिनकी जिंदगी तबाह हो गई, जिनकी जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिला दी गई, उनका क्या होगा? किसी को कुछ अता पता नहीं, और सजा तो किसी को मिल नहीं सकती। और रोक लगाने के बाद भी बुलडोजर बेतहाशा चल ही रहा है, तो क्या फायदा उस फैसले का? इसी देश में वक्फ कानून आता है, देश भर के मुसलमान उसके खिलाफ होते हैं, मगर यहां भी सुप्रीम कोर्ट को विभाजन नजर नहीं आता है। खतरनाक परिणाम नजर नहीं आए, क्योंकि यह सब भाजपाई पक्ष में जा रहा था, शायद इसलिए हो सकता है। और सुनिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में पिछली साल से है। तब इन्होंने कहा था कि होली बाद सुनवाई करेंगे, अभी टेम नहीं है। अब देखिए, दूसरी होली आ गई, हुजूर को टेम मिला कि नहीं, जरा पता लगाइए उस केस में क्या हुआ। चुनाव संबंधी जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, उन सब पर मिलाड़ लोग कुंडली मार के बैठ जाते हैं, कुछ भी निकलता नहीं। आए दिन खाली तारीख पे तारीख वाला खेला चलता है। आए दिन देश में मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ हिंसा होती है, उस पर भी अदालतों को विभाजन नजर नहीं आता। वहां इन्हें कोई इमरजेंसी नजर नहीं आती, जितनी इमरजेंसी यूजीसी मामले में रोक लगाने के लिए नजर आई। ध्यान रखिएगा, अभी मैं ये चर्चा कर ही नहीं रहा हूं कि ये नियम सही है या गलत है। सवाल तो ये है कि उन नियमों पर रोक लगाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया गया, वो प्रक्रिया कितनी सही है? क्या वो अक्सर होता है या फिर कुछ नया हुआ है? अब अगली लाइन को ध्यान से सुनिए। यूजीसी के नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसमें सामान्य श्रेणी के छात्रों को शिकायत निवारण तंत्र के तहत बाहर रखा गया है। यानी केवल एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र ही अपने साथ हुई जातीय भेदभाव को शिकायत में ला सकते हैं। सामान्य श्रेणी के छात्र शिकायत नहीं कर सकते। इसके तहत उनके लिए अलग से प्रावधान है, व्यवस्था है। अब आप दर्शक ईमानदारी से बताइए, बिना किसी जाति का हिस्सा बने, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, दिल पर हाथ रखिए और आत्मा से पूछिए कि जाति भेदभाव किसके साथ होता है? क्या कभी आपने देखा कि किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति के साथ जाति भेदभाव हो गया हो? आपकी जो भी उम्र हो, अपनी उम्र में यदि आपने एक भी केस ऐसा देखा हो जहां अगड़ी जाति के लोगों के साथ जाति भेदभाव हुआ हो, उन्हें जाति का नाम लेकर चिढ़ाया गया हो, नीचा दिखाया गया हो, या फिर उनकी जाति को ही गाली के रूप में प्रयोग किया गया हो, या फिर उनके साथ छुआछूत जैसी चीज हुई हो, अमूमन ऐसा होता नहीं है। अरे शोषण तो हमेशा मजबूत वर्ग कमजोर और पिछड़ों का करता है। जरा पता लगाइए कि कॉलेजों में अब तक अगड़ी जाति से आने वाले कितने छात्रों ने जातीय उत्पीड़न या जातीय हिंसा के कारण अपनी जान गंवा दिया। कितने रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी हैं भारत में जो अगड़ी जाति से आते हैं और जातीय उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवाया। समझने वाली बात यह भी है कि जो भेदभाव करने वाला है उसी के खिलाफ तो ऐसे नियम बनाए जाते हैं, फिर उसको भी इस नियम में कैसे रखा जा सकता है? फिर ऐसे नियम का फायदा क्या होगा? एक जाके शिकायत करेगा कि इसने मेरे साथ जातीय हिंसा की, जातीय भेदभाव किया, जातीय उत्पीड़न किया, फिर दूसरा भी जाकर कह देगा कि पहले इसने किया, मेरे साथ किया, फिर बात बराबर हो गई। तो फिर इससे जातीय उत्पीड़न रुकेगा कैसे? यूजीसी के नियम जैसे ही पब्लिक के सामने आए, इसका विरोध करने वालों ने गजब गजब का तर्क निकाल लिया। बात को महिला सम्मान तक घसीट लाए और कहने लगे कि कल को कोई एससी, एसटी, ओबीसी का लड़का अगड़ी जाति की लड़की को प्रपोज करेगा, उसने मना कर दिया तो जाकर शिकायत कर देगा कि मेरे साथ जातीय भेदभाव किया गया है और लड़की का करियर बर्बाद हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि किसी भी कानून के दुरुपयोग से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। एससी, एसटी एक्ट से लेकर तमाम ऐसे कानून हैं। आप दहेज
दहेज वाले मामले को ही देख लीजिए, यूएपीए को देख लीजिए, सबका दुरुपयोग तो होता ही है। जब भी आप किसी दबे कुचले या कमजोर वर्ग को कोई अधिकार देते हैं तो उसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन दुरुपयोग होने की आशंका से आप एक बड़े वर्ग के अधिकारों को कुचल तो नहीं सकते। इस बात से आंख कैसे मूंदा जा सकता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में लगातार जाति आधारित घटनाएं हो रही हैं और हर बार शोषित ज्यादातर दलित ही होते हैं। हालांकि यूजीसी ने इस बार ओबीसी को भी जोड़ा है, तो मूल शिकार होते हैं दलित और आदिवासी। तो समझने वाली बात यह है कि जिस वर्ग से बचाव के लिए यह नियम बनाया गया है उस वर्ग को भी इस नियम के भीतर जोड़ने के आधार पर शिकायत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट तत्काल इसे स्वीकार कर लेता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जिस सरकारी सिस्टम ने ये नियम बनाए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया तो होगा कि क्या सोचकर ये नियम बनाया और बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ आधार दिया होगा, देश के शिक्षालयों में देखा होगा कि ऐसे जातीय भेदभाव हो रहे हैं, जातीय उत्पीड़न हो रहे हैं, तब तो ये नियम बनाने की जरूरत पड़ी होगी। यानी सरकार ने भी इस नियम के पक्ष में तर्क दिए होंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार केंद्र की मोदी सत्ता लगभग पूरी तरह से खामोश थी। सरकारी वकील तो मानो ऐसा लग रहा था कि खामोश रहने का निर्देश लेकर आए हैं, यानी उनको इसलिए भेजा गया है कि वकील साहब जाइए, आज आपको तर्क नहीं देने की तनख्वाह मिलेगी। सामान्यतः होता यह है कि सरकार के किसी कानून, किसी सर्कुलर या किसी नोटिफिकेशन के खिलाफ जब भी याचिका जाती है अदालत में तो सरकार उस याचिका का विरोध करती है। सरकार अपने नियम, अपने सर्कुलर या नोटिफिकेशन को डिफेंड करने के लिए पूरी कोशिश करती है, जान लड़ा देती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह याचिका बेमतलब की है, फालतू है, इसको स्वीकार मत कीजिए, छोड़ दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, समय खराब करने वाला है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार हमेशा अपने पक्ष को डिफेंड करते हुए कहती है कि पहले विस्तृत सुनवाई कर लीजिए हुजूर, दोनों पक्षों की पूरी बात सुन लीजिए और बिना सुने रोक मत लगाइएगा। लेकिन इस मामले पर सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सोचिए कि बिना सरकार की पूरी बात सुने, बिना यूजीसी का पक्ष सुने ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और सरकार का पक्ष बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है। यानी जिस सरकार ने यह नियमावली बनाया उसने अपनी ही नियमावली को बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो अपना पक्षवा नहीं रखेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है मगर यह बेहद असामान्य है। सोचिए, सरकार यूजीसी का नियम बनाती है, उसे चैलेंज किया जाता है, सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं मगर अपने ही नियम को डिफेंड नहीं करते, चुपचाप उस पर रोक लगाने देते हैं। यह भी नहीं कहते कि साहब हमारो पक्षवा सुन लीजिए, तब तक तो रुक जाइए, सुनने के बाद रोक लगाइए। बाकी आप समझ रहे होंगे कि यह सब कुछ क्यों हुआ। अदालत ने इस मामले में कहा कि प्रथम दृष्टया भाषा अस्पष्ट है, कानून को और इसकी भाषा को संशोधित करने की जरूरत है ताकि इसका दुरुपयोग न हो। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि धारा 3C संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। यानी धारा 3C जिसके अंतर्गत जाति आधारित भेदभाव के लिए SC ST OBC को अधिकार दिया गया, इसे याचिकाकर्ताओं ने आर्टिकल 14 के खिलाफ बताया, यानी समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि जब 3E में पहले से ही सबको अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान, विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो फिर 3C को अलग से क्यों रखा गया? ये कितनी सामान्य सी बात है। आप अपने स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर देखिए जिसे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। पूछा गया है कि क्या जाति आधारित भेदभाव की ये परिभाषा तर्कसंगत है? क्या इससे आरक्षित वर्गों के भीतर भी नुकसान नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियम बनाते बनाते सबसे कमजोर तबके ही फिर से पीछे छूट जाएं? हॉस्टल, क्लास, मेंटरशिप ग्रुप अलग अलग बनाए जाने की आशंका भी जताई गई। यानी सेग्रीगेशन शब्द पर संवैधानिक सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या यह अनुच्छेद 14-15 की भावना के खिलाफ तो नहीं है? रैगिंग के नियमों को हटाए जाने को लेकर भी सवाल पूछा गया। कहा गया कि 2012 वाले में है, इस बार क्यों हटा दिया? और एक चौंकाने वाली टिप्पणी चीफ जस्टिस ने यह भी किया कि 75 सालों में हमने जिस देश को वर्गहीन समाज बनाने के लिए इतनी सारी उपलब्धियां हासिल किया है, तो क्या अब हम पीछे जाना चाह रहे हैं? अब तो अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। लेकिन यह कहते हुए चीफ जस्टिस शायद ये भूल गए कि अंतरजातीय विवाह और प्रेम प्रसंगों को लेकर देश में कितनी हत्याएं होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आज आरक्षित वर्ग के कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब मूल सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया कि आरक्षित वर्ग को आरक्षण आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से बराबरी में लाने के लिए दिया जाता है। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत सिर्फ इसलिए करना है ताकि धीरे धीरे उसी बहाने सामाजिक रूप से उनकी स्वीकार्यता बराबर की हो जाए। जो शोषण है वो आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से है। हाल ही में हरियाणा में पुलिस विभाग के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी ने जातीय भेदभाव के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनकी पत्नी भी वरिष्ठ IAS अधिकारी है। बताइए किस चीज की कमी है? पैसे की कमी थी, सामाजिक ओहदे की कमी थी, नौकरी की कमी थी, क्या कमी थी? मगर फिर भी जाति भेदभाव हुआ।
ऐसे आरोप लगे। मगर ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट देखना ही नहीं चाहता। और तो और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ये भी नहीं देखना चाहते कि किस तरीके से उनसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे यानी BR गवई, उनको भरी अदालत में एक जातीयता से भरे हुए व्यक्ति ने जूता मार दिया। भरी अदालत में पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, निंदा हुई। तो क्या चीफ जस्टिस BR गवई के पास पैसे की कमी थी, पद की कमी थी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जातीय भेदभाव के कारण चीफ जस्टिस को जूता मार दिया जाता है। और वर्तमान चीफ जस्टिस इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, अनदेखा कर देना चाहते हैं कि सबको एक मुश्त कोई अधिकार देने में और जो शोषित वर्ग है उसको अलग से अधिकार देने में फर्क होता है। अब आप सोचिए कि एक आदमी के पास 100 करोड़ की संपत्ति है और एक आदमी 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा है, यानी भूखे मर रहा है। तब सरकार कहती है कि ये गरीब है, हम इसको 10,000 रुपया महीना देंगे। तो जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है वो लाठी डंडा लेके आ जाए और कहे कि हमको भी दीजिए, उसको दे रहे हैं हमें भी चाहिए। अब आप बताइए, इस बात का कोई तुक बनता है? जो गरीब है, जो असहाय है, जिसको ज़रूरत है, उसको दिया जाएगा ना, कि सबको एक मुश्त बांटा जाएगा? जो कमज़ोर है, जो पीछे है, उसे सहारा दिया जाता है। जो पहले से मजबूत है और इतना मजबूत है कि बाकियों को दबा रहा है, कुचल रहा है, तो फिर सहारे की ज़रूरत किसको है? लेकिन ये बात भाजपा नेताओं की पार्टियों में हलवा पूड़ी खाने वाले कैसे समझ पाएंगे? समझ भी नहीं पाए। और याचिकाकर्ताओं ने तो कह दिया कि ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है और समानता लाने के लिए ही इस तरह के प्रावधानों की जरूरत होती है। बात चाहे आरक्षण की हो या फिर जाति भेदभाव की और उत्पीड़न को रोकने की। अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए और समझिए। दो लोग मैदान के बाहर खड़े होकर खेल देख रहे हैं। एक लंबा है तो आसानी से देख पा रहा है, दूसरा छोटा है, हाइट कम है तो देख नहीं पा रहा है। आरक्षण हो या जातीय भेदभाव को रोकने का कोई नियम, वो छोटे स्टूल का काम करता है। यानी जो नहीं देख पा रहा है वो इस स्टूल पर खड़े होकर अंदर हो रहे मैच को देख सकता है और तब जाकर आता है समानता का अवसर, समानता। लेकिन याचिकाकर्ताओं के अजीब तर्कों को भी सुप्रीम कोर्ट ने चुपचाप स्वीकार कर लिया और जो लोग ये नियम लेकर आए थे उन्होंने चुपचाप इस पर रोक लगने दिया, सब कुछ सुन लिया। ये अपने आप में इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि बराबरी के नाम पर ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो खुद असमानता और सामाजिक विभाजन पैदा करे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे तमाम भाजपाई नेता, आरएसएस के लोग, हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग दिन रात अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वहां यही सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे मिलाड़ लोग असमानता, विभाजन नहीं देख पाते। दलितों के खिलाफ आए दिन गंभीर मामले पूरे देश में सामने आते हैं, वहां तनिक भी विभाजन नजर नहीं आता। और तो और ट्रेड यूनियनों का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और चीफ जस्टिस ने इस मामले पर ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर यकीन नहीं होता कि हुजूर आखिर करना और कहना क्या चाहते हैं। ट्रेड यूनियन वो है जो कर्मचारियों का संगठन होता है और अपने सदस्यों के हक, उनके वेतन, सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है। ट्रेड यूनियन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि देश में करोड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, छोटे छोटे कामगार हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब आप सोचिए कि कोई मजदूर, एक गरीब मजदूर, सामान्य सा व्यक्ति किसी फैक्ट्री के मालिक से, करोड़पति से, अरबपति से, धन्ना सेठ से कहां तक लड़ पाएगा? तो कमजोर लोगों को मजबूत बनाने, उनकी आवाज उठाने का एक तरीका होता है ट्रेड यूनियन, जो कि एक मुक्त संगठित लड़ाई लड़ता है। लेकिन यह ट्रेड यूनियन अक्सर धन्ना सेठों की आंखों में खटकता है, क्योंकि अगर यूनियन न होता तो एक एक करके मजदूरों और कर्मचारियों को दबाना, उनको प्रताड़ित करना, उन्हें तोड़ना आसान होता। लेकिन ट्रेड यूनियन ताकतवर हो जाता है, ये लड़ाई का रास्ता दिखाता है और यहीं से सेठों की बात बिगड़ जाती है, झुकना पड़ जाता है, मजदूरों की बात माननी पड़ जाती है। यह बात ज्यादातर सरकारों को भी अच्छी नहीं लगती और अमृतकाल की सरकार को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह का एक केस घरेलू कामगारों को लेकर, यानी उनके न्यूनतम वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। मांग की गई थी कि जो घरेलू कामगार हैं उनके लिए एक न्यूनतम वेतन तय कर दिया जाए, साप्ताहिक अवकाश जैसी चीज भी हो। उनके भी तो हक हैं, अधिकार हैं, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन भी तो है। मगर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुधारों की अत्यधिक चिंता करने से कभी कभी अनचाहे परिणाम भी हो जाते हैं। जिस क्षण न्यूनतम वेतन तय कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि रोजगार की मांग और आपूर्ति के संतुलन पर असर पड़ेगा और घरेलू कामगार रखना ही बंद कर देंगे लोग, जिससे और समस्या बढ़ जाएगी। अब आप दर्शक बताइए, यदि आपके घर में किसी सहायक की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है और सरकार ने न्यूनतम वेतन लागू कर दिया कि महीने का 5,000, 10,000 जो भी देना है, तो क्या आप अपने घरेलू सहायक को नौकरी से निकाल देंगे? क्या आप अपने घर का पूरा काम खुद करने लग जाएंगे? लेकिन चीफ जस्टिस को यही लगता है। इस मामले में जैसे ही ट्रेड यूनियनों की चर्चा आई तो चीफ जस्टिस भड़क गए और ट्रेड यूनियनों की भूमिका की आलोचना करने लगे। कहने लगे कि देश में कितनी ही औद्योगिक इकाइयां
ट्रेड यूनियन के कारण बंद हो गई। ये सच सबके सामने आना चाहिए। पारंपरिक उद्योगों का पतन इन्हीं यूनियनों की वजह से हुआ है। ये लोग काम नहीं करना चाहते। ट्रेड यूनियन के नेता देश में औद्योगिक विकास रोकने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। आगे चीफ जस्टिस कहते हैं कि शोषण जरूर होता है, लेकिन उससे निपटने के और भी तरीके हैं। लोगों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए और कई अन्य सुधार किए जाने चाहिए। अब आप जरा बताइए कि यदि किसी से जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है, कम वेतन दिया जा रहा है, शोषण हो रहा है, तो इस शोषण को कैसे रोका जा सकता है? क्या उस व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करके रोक लेंगे? अगर वो जागरूक हो गया तो फिर अदालत जाएगा और अदालत जाने पर चीफ जस्टिस कह देंगे कि न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं हो सकता, मामला बिगड़ जाएगा। मगर ट्रेड यूनियनों को लेकर चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की वो बड़ी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले पर लिखा कि घरेलू कामगारों की न्यूनतम वेतन और ट्रेड यूनियन के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण है। यानी सोचिए, एक तरफ समाज के पिछड़े लोगों के बारे में अदालत ने कैसा फैसला लिया और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बारे में और उनके यूनियन के बारे में देश के चीफ जस्टिस के विचार क्या है। देश की सरकार घरेलू कामगारों का न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा सकता और मजदूर कर्मचारियों का जो ट्रेड यूनियन है उससे भी हुजूर को दिक्कत है, क्योंकि वो कमजोरों की आवाज जो उठाता है और कमजोरों की आवाज किसे तकलीफ देती है बताने की जरूरत है क्या? लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे ऐसे ही रास्ते पर चलकर तो हम विश्वगुरु बनेंगे। और कौन सा रास्ता है बताइए? तो बजाइए ताली और चुपचाप देखते जाइए। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जो असंभव लगता है वो भी संभव होगा, क्योंकि फलाने हैं तो मुमकिन है।